हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ बैंड गैप ऑफ ए सेमीकंडक्टर बाय फोर प्रोब मेथड। इसकी जो हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट की वीडियो थी वो तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अब इसका जो हमारे पास जो वाइवा में क्वेश्चंस आ सकते हैं और इसका जो थ्योरी पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे और जो फाइल में कैसे लिखना है वो दिखाऊंगी मैं आपको। सबसे पहले तो हम देखेंगे एम क्या है। हमें बैंड गैप निकालना है सेमीकंडक्टर का बाय फोर प्रोब मेथड। फोर प्रोब मेथड में मैंने आपको दिखाया था, चार प्रोब्स थी। वो उसको हमने सेमीकंडक्टर की जो हमने जर्मेनियम लिया था वो चिप साइज़ में थी, उसके ऊपर हमने प्लेस किया था। तो सबसे पहले तो आपको नाम से क्लियर हो रहा है कि इसको फोर प्रोब क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास जो फोर प्रोब्स होती हैं इसमें वो यूज़ होती हैं, दो कांस्टेंट करंट सप्लाई की होती हैं और दो हमारे पास वोल्ट मीटर की होती हैं। ये हमारे पास चार प्रोब्स हैं और ये हमारे पास जर्मेनियम का चिप साइज़ में, स्मॉल साइज़ में होता है। और ये हमारे पास जो आउटर प्रोब्स होती हैं वो कांस्टेंट करंट सप्लाई की होती हैं और जो हमारे पास दो इनर प्रोब्स होती हैं वो वोल्ट मीटर वाली होती हैं। ठीक है, मतलब इसके साथ जो है हमारे पास वोल्ट मीटर अटैच्ड होता है और यहाँ पे हमारे पास एमीटर होता है। ठीक है, अब जो एक्सपेरिमेंट में जो इसका जो वर्किंग है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये यूज़ क्यों होता है। जैसे कि हमने एम में पढ़ा था कि बैंड गैप ऑफ ए सेमीकंडक्टर, जो हमारे पास सेमीकंडक्टर होता है लाइक जर्मेनियम, सिलिकॉन, तो उनका जो बैंड गैप होता है, ऐसे तो जर्मेनियम का 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और सिलिकॉन का 1 पॉइंट समथिंग होता है, वो आप गूगल कर सकते हैं। तो बैंड गैप से क्या समझते हैं आप, जैसे आपको पता है आपके पास कंडक्शन बैंड होता है, वैलेंस बैंड होता है। जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में गैप होता है उसी को हम बोलते हैं बैंड गैप। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये कंडक्शन बैंड ऊपर वाला होता है और वैलेंस बैंड नीचे वाला। इसमें जो इनिशियल स्टेट में होता है वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फील्ड होते हैं। जैसे कि हम टेम्परेचर को रेज करेंगे तो हमारे जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कंडक्शन बैंड की तरफ जंप करेंगे। इसलिए अगर यहाँ पे जो गैप होता है हमारा कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में कम गैप होता है, तो मतलब हम उसको लेके चलते हैं कि जो हमारे पास कंडक्टर कंडक्टर है, जो हमारे पास मेटल है। ठीक है, मतलब वो कंडक्शन शो करता है जैसे कि मेटल होती है हमारे पास। और अगर ये तो हमारे पास कंडक्टर का केस था, जो हमारे पास इंसुलेटर का केस होता है उसमें जो हमारे पास बैंड गैप होता है वो मैक्सिमम होता है, तभी वो हमारे पास बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाते, तभी हमारे पास उनको इंसुलेटर बोलते हैं। और लाइक जो हम सेमीकंडक्टर पढ़ ही रहे हैं उसमें थोड़ा मीडियम से होता है, तभी वो जो है जंप कर जाते हैं जब हम टेम्परेचर रेज करते हैं, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जंप कर जाते हैं और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है जनरेट होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्टार्ट कर जाते हैं फ्लो करना स्टार्ट कर जाते हैं। इसलिए जो यहाँ पे जितना कम डिस्टेंस होगा वो उतना अच्छा कंडक्शन शो करेगा। ये होता है बैंड गैप। और जो हमारे पास सेमीकंडक्टर होता है वो दो टाइप का होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक टाइप का। इंट्रिंसिक टाइप आपके पास होती है जो प्योर होती है, प्योर टाइप लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये प्योर स्टेट में होते हैं। लेकिन जो एक्सट्रिंसिक होते हैं उसमें हमें डोपिंग करनी पड़ती है, जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है। डोपिंग क्या होती है, जब हम कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं किसी भी सेमीकंडक्टर में। जैसे कि हमने ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी डाली, तो उसमें जब हम ट्राईवैलेंट डालते हैं तो वो हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है और जब हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं तो वो एन टाइप होता है। ट्राईवैलेंट मतलब जिसमें वो टेट्रावैलेंट होता है, मतलब उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 3 होते हैं और इसमें पेंटावैलेंट में 5 होते हैं, तभी जो है हमारे पास पी और एन टाइप्स आ जाते हैं। और आगे फर्दर तो सेमीकंडक्टर आपने काफ़ी डिटेलिंग में पढ़ा हुआ है, यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ थोड़ा वाइवा के लिए थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपको बता रही हूँ मैं। हाँ, तो यहाँ पे हम एनर्जी बैंड का कंसेप्ट पढ़ रहे थे। एनर्जी बैंड ज़्यादा होगा उतना ही करंट कम फ्लो करेगा और देन रेजिस्टिविटी जो होगी हमारे पास हाई होगी। मैंने क्या बोला, जब हमारे पास एनर्जी बैंड गैप ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा गैप होगा, उतना ही करंट कम फ्लो करेगा। मतलब यहाँ पे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएंगे
और हमारे पास जो करंट हो जाएगा वो कम फ्लो करेगा, तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी हमारे पास, हाई। और इसका वाइस वर्सा हो जाएगा, अगर एनर्जी बैंड गैप जो है कम होगा तो रेजिस्टिविटी जो है कम हो जाएगी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का भी डाउट क्लियर कर देती हूँ। अब हमारे पास जो रेजिस्टेंस होता है, जैसे कि हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और जब हम यहाँ से हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो रेजिस्टिविटी रो के रूप में आती है L/A। तो ये होता है हमारे पास रेजिस्टेंस और ये होती है हमारे पास रेजिस्टिविटी। अब इन दोनों की डेफिनेशन में हम क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस में हम लिख सकते हैं कि जो ऐसी प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस की ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जैसे, मतलब हर एक बॉडी का अपना रेजिस्टेंस होता है। मतलब जैसे कंडक्टर है हमारे पास, तो जैसे हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ जो है यहाँ पे रेजिस्ट कर रही है, इनका जो है इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है कम कर रही है, अपोज कर रही है, अपोजिशन हो रहा है। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। वो कितना रेजिस्टेंस है वो हम काफ़ी मेथड्स हैं हमारे पास फाइंड आउट करने के लिए। अब हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल हैविंग स्पेसिफिक डायमेंशंस। तो आपको पता है रेजिस्टेंस है तभी रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में अब आपको डिफरेंस जो है क्लियर हो गया होगा। अब जैसे कि हम देख सकते हैं जो रेजिस्टेंस है उसका जो एसआई यूनिट होगा वो ओम्स होगा, और जो रेजिस्टिविटी है उसका होगा ओम पर मीटर, ठीक है। और जो इसकी रेजिस्टेंस की आप डिपेंडेंस देख सकते हैं, लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, और रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। जैसे जैसे मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे तो वो अफेक्ट करेगा। मैं आपको आगे बताती हूँ, पहले इसका भी बता देती हूँ डिपेंडेंस। इसका डिपेंडेंस होता है टेम्परेचर पर। अब जैसे हम एग्जांपल ले ली कि जर्मेनियम मेटल ही आपके पास, कुछ भी मेटल ले सकते हो अभी एग्जांपल के लिए। तो आप अब आपको पता है कि रेजिस्टेंस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, अगर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। अगर हम जर्मेनियम मेटल में एरिया को इंक्रीज करेंगे, एरिया क्रॉस सेक्शन को बढ़ाएंगे, तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो करंट फ्लो जो होगा वो मैक्सिमम होगा इसमें, जब हमारे पास, जब हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे। लेकिन अगर हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास जो है रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज हो जाएगा और करंट फ्लो जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको क्यों बताई, ये आपको एक्सपेरिमेंट के दौरान आपको पता लग जाएगी। अब जैसे कि हम ऑपरेटर्स में देख ही रहे हैं, जर्मेनियम सिंगल क्रिस्टल यूज़ होता है, एन टाइप विथ थिकनेस। हमारे पास जो थिकनेस जो होता है हम वर्नियर स्केल से जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे मैनुअल में कुछ में गिवन भी होती है तो वहीं से लिख सकते हैं कुछ बच्चे। तो 0.1077 सेंटीमीटर थी। और फोर प्रोब का जो अरेंजमेंट था और जो हमारे पास प्रोब्स थी, जो हमने अवन में डाली थी, उनके बीच में जो डिस्टेंस था वो था 0.2 सेंटीमीटर। ये सब हमारे मैनुअल में गिवन था तो हमने डायरेक्टली लिख लिया। अगर आपके पास गिवन नहीं है तो आप अपने लैब अटेंडेंट या टीचर से पूछ सकते हैं। और अवन और थर्मामीटर भी ऐसा जो 0 से 200 डिग्री सेल्सियस तक जाता हो, ठीक है। अब हमारे पास प्रोब्स हैं, जो प्रोब्स के बीच में डिस्टेंस होगा वो एस होगा, स्मॉल एस, ठीक है। और जो ये प्रोब्स होंगी वो कोलिनियर होंगी और इक्वल डिस्टेंस होंगी, और किसके ऊपर होंगी, हमारे पास सेमीकंडक्टर के सैंपल के ऊपर प्लेस करेंगे और हम अवन में डाल देंगे। और फिर जब हीट करेगा अवन, जब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएगा तो सेमीकंडक्टर का इफेक्ट तो आपको पता ही है क्या होता है जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सेमीकंडक्टर में जो है कंडक्शन जो होती है वो बढ़ जाती है। और जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं मेटल में, मतलब कंडक्टर में, तो हमारी जो कंडक्शन होती है वो डिक्रीज हो जाती है। और जो ये हमारे पास प्रोब्स होती हैं वो टंगस्टन मेटल की बनी होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे टंगस्टन ही क्यों, वाई दिस मेटल। टंगस्टन का आपको पता है कि नेचर कैसा होता है, हार्ड नेचर होता है ड्यू टू इट्स हार्डनेस। जो अब हमारे पास जब मैक्सिमम करंट जो है फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा प्रोब्स में से, तो ऐसा ना हो कि प्रोब जो है ब्रेक हो जाए। अगर कोई और मेटल होता है तो वो ब्रेक हो जाती है, उसकी टिप जो होती है, ये जो हमारे पास टंगस्टन मेटल वाली जो प्रोब होती है उसमें जो टिप होती है वो स्प्रिंग वाली तभी बनाई जाती है कि ये जो है ब्रेक ना हो जाए। और जो हमारे पास टंगस्टन की जगह यूज़ हो सकता है वो होता है सिलिकॉन कार्बाइड, को भी हम यूज़ कर सकते हैं।
तो ये था हमारे पास प्रोब के बारे में। और ये जो हमारे पास स्लिप होती है वो क्या मिनिमाइज़ करती है, सैंपल के डैमेज को। तभी यहाँ पे हमने स्प्रिंग लगा के रखा है। और जो हमारे पास आउटर प्रोब्स हैं वो कांस्टेंट करंट सप्लाई करती है। और जो हमारे पास वोल्ट मीटर है वो हमारे पास जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो मेज़र करता है। ये प्रोब्स का तभी इतना बड़ा रोल है, तभी तो जब हम उनको ओवन में प्लेस करते हैं सेमीकंडक्टर के साथ, तो जब हम यहाँ से आउटर प्रोब से कांस्टेंट करंट की सप्लाई होती है तो जितना वोल्टेज ड्रॉप किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आता है वो यहाँ पे ये वोल्ट मीटर मेज़र करता है और आपको डिजिटल मीटर में रीडिंग शो कर देता है। अब हम देखेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कैसे करते हैं। तो ये ऐसे ही जनरली समझाने के लिए मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूँ, टूटा फूटा सा बनाया है मैंने। तो सबसे पहले जो है हम पावर सप्लाई ऑन करेंगे और यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट करंट सप्लाई होती है, तो कांस्टेंट करंट सप्लाई देंगे। सबसे पहले तो आपकी मर्ज़ी है 2 मिली एम्पियर पे दे दो, 8 मिली एम्पियर पे, कोई भी कांस्टेंट पावर सप्लाई को इसको सेट कर देंगे, ठीक है। देन हमारे पास जो प्रोब्स होंगी उसको हम ओवन के अंदर इंसर्ट कर देंगे और थर्मामीटर को भी अंदर ओवन के अंदर इंसर्ट कर देंगे। जैसे ही हमारा 30-40 के करीब टेम्परेचर जो है हो जाएगा, तो जैसे मान लो आपका टेम्परेचर जो है 40 से शुरू हुआ, तो जैसे जैसे इंक्रीज़ करता जाएगा, आपकी मर्ज़ी जितने मर्जी गैप पे ले लो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा अपने वोल्टेज की जो है वोल्ट मीटर पे जो रीडिंग आएगी उसको नोट करते जाना है। जैसे कि जो मेरी रीडिंग आई थी मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे मेरी 40 पे रीडिंग आई थी 0.255। आई होप आपको विजिबल हो ये। तो जैसे हमारा 40 डिग्री सेल्सियस पे मेरी रीडिंग आई थी 0.255, 60 पे लिया था। तो जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था हमारी वोल्टेज की वैल्यू जो थी वो डिक्रीज़ करती जा रही थी, ठीक है। अब जो हमारे पास टेम्परेचर था वो डिग्री सेल्सियस में था, फिर देन हमने इसको केल्विन में कन्वर्ट करके लिख दिया। फिर जो हमारे पास ये रो है रेजिस्टिविटी, अब इसको देखेंगे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम कैलकुलेशन देखेंगे। अब आपको पता है डिस्टेंस बिटवीन प्रोब्स कितना है, एस से डोनेट करते हैं जिसको 0.2 सेंटीमीटर। अब थिकनेस कितनी है क्रिस्टल की, डब्ल्यू से डोनेट करते हैं 0.1077 सेंटीमीटर। अब कैलकुलेशन करेंगे तो रो नोट का क्या फॉर्मूला होता है, V/I 2πs। अब ये इसकी डेरिवेशन है आपने छोटी क्लासेस में मतलब बीएससी में करी हुई है, तो इसको अभी डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि हमारे पास जो रो नोट की वैल्यू होती है वो होती है V/I 2πs। फिर हमने 2πs को सॉल्व करके लिख दिया और V/I ऐसे ही रहने दिया। फिर यहाँ पे जो है सबसे बड़ा रोल आता है करेक्टिव फैक्टर का। करेक्टिव फैक्टर क्या होता है वो आपको मैं बाद में बताऊँगी, पहले कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो करेक्टिव फैक्टर में इसका फॉर्मूला होता है 2 × SW log 2 की वैल्यू क्या होती है नेचुरल log 2 की 0.693। इन सबको सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आ गई। अब जो हमारे पास रेजिस्टिविटी की वैल्यू आएगी, रेजिस्टिविटी की वैल्यू होती है रो नोट अपॉन G7। तो हमारे पास जो है रो नोट की वैल्यू क्या थी, ये तो रो नोट की वैल्यू लिख दी अपॉन G7। G7 आपने अभी फाइंड आउट किया था 2.573, तो यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है। अब हम जो है सॉल्व करेंगे बेसिक कैलकुलेशन, आप देख सकते हैं कुछ हार्ड काम नहीं है। फिर यहाँ पे रो की वैल्यू लिख दी। अब V × 61.01 है। अब जैसे जैसे हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू आई है, जैसे 0.255 आई है तो 0.255 को 61.01 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 0.228 को करेंगे और रो की वैल्यूज सारी आ जाएंगी इस फॉर्मूला से जो हमने कैलकुलेट किया अभी। ये हमारे पास ग्राफ है, इसको जो है हमने स्लो फाइंड आउट करी है। अब ये क्यों करा है मैं आपको बाद में बताती हूँ, आप देख सकते हैं, पहले देख लो उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से हमारे पास बेंड भी आ रहा है कर्व में, ये क्यों आ रहा है ये आपको मैं वाइवा वाले जो पार्ट में है अभी बताऊँगी, पहले आप देख लें। तो ये मैंने स्लो फाइंड आउट करी है। अब देखेंगे हम कैलकुलेशन फॉर एनर्जी बैंड गैप। एनर्जी बैंड गैप के फॉर्मूले से हमने ये लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे के क्या है हमारे पास, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा तो आप गूगल करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास स्लो फाइंड आउट करी थी हमने log 10 रो और 1/t के बीच में, तो हमने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी 1.645। इनको सभी को मल्टीप्लाई करके जो है हमारे पास EG की बैंड गैप की वैल्यू आ जाती है 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको फर्दर राउंड ऑफ करके हमारे पास 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, जितना हमारा जर्मेनियम का
बैंड गैप होता है उसी के बराबर आती है हमारी वैल्यू, बिल्कुल करेक्ट वैल्यू आती है आपकी। बाकी आप राउंड ऑफ करके भी देख सकते हैं। बाकी जो है इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। और जो इसकी पास प्रिकॉशंस होती हैं वो आप खुद ही रीड आउट कर सकते हैं कि क्या ही होता है प्रिकॉशंस, कि द सर्फेस ऑफ द सेमीकंडक्टर शुड बी फ्लैट, ऑल प्रोब्स शुड बी कोलिनियर। अब थोड़ा सा वाइवा देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब एक और सवाल है हमारे मन में कि जो हमारे पास टू प्रोब मेथड था उसमें क्या कमी थी और हमने उसी को यूज़ करके क्यों फाइंड आउट नहीं कर लिया। अब जो आप नाम से क्लियर हो रहा है, टू प्रोब मेथड में क्या होता है, दो प्रोब्स यूज़ होती हैं। एक प्रोब जो होती है हमारे पास कांस्टेंट करंट सप्लाई और एक होती है वोल्टेज की। इसमें जो होता है सिंगल सिंगल प्रोब ही दोनों का काम कर देती है। तो इसमें जो है जो गलती करने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश हो जाती है, क्योंकि इसमें जो है इसमें दो आउटर प्रोब्स जो हैं हमारे पास कांस्टेंट करंट सप्लाई की है, दो इनर जो है वोल्ट मीटर की है, लेकिन इसमें जो है एक एक दोनों कांस्टेंट करंट और वोल्ट मीटर की यही काम कर रही हैं। तो इसमें जो है गलती हो जाती है। नंबर 1 पॉइंट ये था। और नंबर 2 कि ये जो हमारे पास जो मेज़र करती है रेजिस्टिविटी, ये जो है एलिमिनेट कर देती है इफेक्ट ऑफ कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। जो ये हमारे पास 4 प्रोब मेथड होता है, जो हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाता है इलेक्ट्रिक बताते कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। इट इज़ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस दैट अकर्स व्हेन टू solid components are connected and there is incomplete contact between the surfaces। जैसे हम देख रहे हैं प्रोब्स और सेमीकंडक्टर के बीच में जो है कांटेक्ट है, ठीक है। जो हमारे पास वो कांटेक्ट आ रहा है लेकिन वो जुड़े हुए नहीं है ज़्यादा, पर जो हमारे पास इनकम्प्लीट कांटेक्ट आ रहा है इन दो सरफेसेस के बीच में। अब ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस जो आ रहा है इन दोनों के बीच में वो किसी भी तरह आ सकता है, जैसे कि ऑक्साइड लेयर्स ऑफ सरफेसेस, इसकी वजह से हमारे पास जो है कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस आ रहा है। तो ये इसको जो है एलिमिनेट कर देती है इस इफेक्ट को, तभी हमारे पास जो होता है 4 प्रोब हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और तो हमारे पास यही है कि 2 प्रोब में कि मतलब दो ही होती हैं और इसमें 4 होती हैं तो ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू आती है हमारे पास रेजिस्टिविटी की। फॉर मोर एक्यूरेसी हम 4 प्रोब को ही यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास रेजिस्टेंस कोज होता है प्रोब्स और कनेक्टिंग केबल्स का, और जो हमारे पास प्रोब्स होती हैं उनका स्प्रेडिंग रेजिस्टेंस भी होता है और कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस बिटवीन ईच मेटल प्रोब एंड सेमीकंडक्टर मटेरियल। इसी कारण जो है हम 4 प्रोब को ज़्यादा मान्यता देते हैं, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अब ये करेक्शन फैक्टर क्या आ गया, अब ये क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो करेक्शन फैक्टर यहाँ पे हम जी से डोनेट करते हैं, और G7 क्या है हमारे पास, 7 भी हो सकता है, 6 हो सकता है, 1 हो सकता है। ये हमारे पास जो नॉमेनक्लेचर है, ठीक है। इन दिस मेथड नंबर ऑफ टोटल चार्ज कैरियर्स अवेलेबल एरिया फॉर द मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स एंड सम अदर फैक्टर्स आर अफेक्टेड। अब जैसे कि आपके पास सेमीकंडक्टर है, उसमें जो हमारे पास टोटल चार्ज कैरियर है, अवेलेबल एरिया जो है हमारे पास चार्ज कैरियर के लिए, उसके कारण जो है हमारे पास रेजिस्टिविटी जो है बहुत इफेक्ट हो जाती है। मतलब तभी हम जो है थिन स्लाइस लेते हैं, थिन चिप लेते हैं जर्मेनियम की, कि थोड़ा ही कम इफेक्ट रहे रेजिस्टेंस का, लेकिन इसको भी हम ओवरकम करने के लिए जो हम करेक्शन फैक्टर का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। टू ओवरकम दिस फैक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, करेक्शन फैक्टर इज नीडेड टू कैलकुलेट इज ट्रू रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इट इज़ ए नोमेनक्लेचर ऑफ द करेक्शन फैक्टर कैलकुलेटेड इन डिफरेंट कंडीशन सच एज G7 इज यूज। G7 कब यूज़ होता है, जब हमारे पास जो थिन सेमीकंडक्टर मटेरियल इज मेजर्ड विच हैज़, जब हमारा इंसुलेटिंग बेस होता है और जो हमारे पास अदर साइड होती है, मतलब जो हमारे पास ऊपर वाली साइड होती है वो कंडक्टिंग होती है और नीचे वाली जो होती है इंसुलेटिंग होती है। लेकिन जब हमारे पास G7 की बात करते हैं, जो हमारा कंडक्टिंग सरफेस होता है वो दूसरी साइड यूज होता है और इंसुलेटिंग जो होता है वो ऊपर वाली साइड होता है, ठीक है। अब आपको पूछ सकते हैं कि रेजिस्टिविटी मेजर करने का क्या फॉर्मूला है आपके पास, तो रो नोट क्या होता है हमारे पास, V/I 2πs। तो हमारे पास रो नोट रेजिस्टिविटी है, V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इनर प्रोब्स, और करंट थ्रू द I क्या है, पेयर ऑफ प्रोब्स, और S क्या है, स्पेसिंग बिटवीन दी प्रोब्स। लेकिन ये जो हमारे पास फॉर्मूला है सिर्फ थिक सैंपल के लिए ही यूज़ होता है। जब हमारे पास पतला सैंपल होता है, मतलब थिन सैंपल के लिए हमारे पास क्या यूज़ होता है, हमारे पास करेक्शन फैक्टर आ जाता है थिन सैंपल के लिए। तो यहाँ पे करेक्शन फैक्टर का मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। इन दिस फॉर्मूला गिव्स द ट्रू रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ये हमारे पास ट्रू रेजिस्टिविटी देता है हमें। ये वाला याद रखना, जो हमारे पास सिंपल वाला फॉर्मूला होता है जिसमें करेक्शन फैक्टर नहीं होता,
वो हमारे पास थिक सैंपल के लिए होता है और ये थिन सैंपल के लिए होता है। तभी हम जो है सेमीकंडक्टर जो हम जर्मेनियम ले रहे हैं वो थोड़ा थिन साइज़ का ले रहे हैं, तभी हमारे पास करेक्शन फैक्टर की ज़रूरत पड़ रही है। अब जैसे कि आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि रो इज इक्वल्स टू रो नॉट ई की पावर ई जी अपॉन 2 KT। ये हमारे पास के क्या है यहाँ पे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आप गूगल कर सकते हैं। जब हमने दोनों साइड यहाँ पे लॉग से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारे पास, लॉग रो और लॉग रो नोट प्लस ई जी अपॉन 2 KT। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ई जी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ई जी को हम एक तरफ ले जाएंगे और 2K, मतलब ये हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन रही है। तो स्ट्रेट लाइन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो यहाँ पे हम स्लोप देखेंगे तो यहाँ पे स्लोप क्या है हमारे पास, स्लोप आएगी लॉग रो और 1/t के बीच में आएगी। तो इन दोनों के बीच में हम जब हमने दिखाया, मैंने आपको ग्राफ बनाया हुआ है, जो उनकी स्लोप की वैल्यू आएगी उसको हम 2K से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो ई जी की वैल्यू आ जाएगी। यही था हमारे पास बैंड गैप ऑफ सेमीकंडक्टर, ये था हमारे पास इसका फॉर्मूला बैंड गैप के लिए। ठीक है, अब आपको मैंने बोला था कि मैं आपको बताऊंगी कि वो कर्व जो था वो बेंड क्यों कर रहा था। ठीक है, अब ऐसा हमारा ग्राफ बना था कि कुछ टाइम बाद जो हमारा बेंड हो गया था कर्व। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे था y1/t इज़ ऑन द x एक्सिस और log रो इज़ ऑन y एक्सिस। ये हमारे पास फर्स्ट रीज़न था, ये सेकंड रीज़न था। इधर को हमारा टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ कर रहा है क्योंकि 1/t है, तो इधर को ऑब्वियस सी बात है इधर को ही इंक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जो रीजन 1 की बात है, तो रीजन 1 की बात करेंगे हम। तो रीजन 1 हमारा बाहर की तरफ है तो उसको हम एक्सट्रिंसिक रीजन बोल रहे हैं। एट लोअर टेम्परेचर देयर इज़ नॉट इनफ थर्मल एनर्जी टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन टू कंडक्शन बैंड। तो उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है तब इसमें, क्योंकि टेम्परेचर तो हमारा इधर को इंक्रीज़ कर रहा है, तो यहाँ वाली साइड तो इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं है कि वो उसको कंडक्शन बैंड की तरफ धक्का दे सके। ओनली बिकॉज ऑफ द इम्प्योरिटी चार्ज करियर्स, किसके कारण, इम्प्योरिटी चार्ज करियर्स के कारण। दिस इज कॉज्ड बाय एक्सटर्नल रीजन्स नॉट अ प्रॉपर्टी of a matter, so it is called an extrinsic region. With temperature conductivity decreases and resistivity increases. अब रीजन 2 की बात करेंगे जिसको हम इंट्रिंसिक रीजन बोलते हैं। The conductivity is because of the excitation of electrons from valence to conduction band. Only this part is correlated with the equation used to calculate band gap with increasing temperature conductivity। इसको आप रीड आउट करके देखें, आपको खुद ही अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी क्योंकि आपको रेजिस्टिविटी टर्म पता है, कंडक्टिविटी टर्म पता है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जनरल सी बात लिखी हुई है। और जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हमारा कर्व बेंड हो रहा है वो 363 के राउंड अबाउट ही बेंड हो रहा है। तो यही लिखा है मैंने, ट्रांजिशन फ्रॉम रीजन 1 and 2 इज ऑब्जर्व्ड एट 363 केल्विन। अब एग्जामिनर आपसे छोटा सा सवाल ये भी पूछ सकता है कि कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो जो कंडक्टेंस होती है वो हमारे पास रेजिस्टेंस की रेसिप्रोकल होती है, और जो रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। वो होती है हमारी कंडक्टिविटी। ठीक है, और जो हमारे पास रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस होता है वो वेरी कर सकती है, लेकिन जो हमारे पास रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी होती है वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मटेरियल की। अब आपके यहाँ पे एक और सवाल आना चाहिए था मन में कि जो हमारे पास यहाँ पे हम सप्लाई दे रहे हैं 2 मिली एम्पियर 8 मिली एम्पियर, इसको हम कांस्टेंट क्यों रख रहे हैं। इसको तो हम वेरी भी तो कर सकते थे, हमने इसको वेरी क्यों नहीं किया। तो जैसे कि आपको ओम्स लॉ पता है, ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो मतलब हमारे पास V कब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जब हमारे पास I जो है वो कांस्टेंट लेके चलेंगे, तभी हमारे पास रेजिस्टिविटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। मतलब यहाँ पे जो हमारे पास प्रोब्स के बीच में वोल्टेज ड्रॉप आ रहा था, जब हम यहाँ पे कांस्टेंट करंट देंगे और टेम्परेचर के साथ वेरी तभी हो पाएगा, वरना तो यहाँ पे अगर हम करंट वेरी करते रहें तो हमारे पास तो बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे कांस्टेंट करंट देते हैं, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना आता है, कितने पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो नोट करते हैं। कुछ आपने वीडियोज़ वगैरह में या बुक में देखा होगा, जो हमारे पास हीटिंग और कूलिंग का यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है, मतलब यहाँ पे कि मतलब जो हमारे पास टेम्परेचर ले रहे हैं, हीटिंग और कूलिंग दोनों का ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो एक्यूरेसी के लिए होता है। लेकिन हमारी वैल्यू इससे भी आ जाती है कि हीटिंग और कूलिंग का एवरेज लेते हैं, आपकी मर्जी है, हीटिंग करके डायरेक्ट आंसर भी आ जाता है। यही होता है 4 प्रॉब मेथड में।
आई होप आपको मैं सब बता पाई फॉर प्रॉप के बारे में, जितना मुझे पता लगा था मैंने आपको उतना बता दिया। बाकी अगर मुझसे और कुछ छूट गया हो, आपको अगर डाउट हो कुछ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं या मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज करके भी बता सकते हैं। थैंक